हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं हूं आपका अमोल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एमसीक्यूज को, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, हमने कोशिश की है कि सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन को हम इसमें कवर कर सके। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन एमसीक्यू के साथ। और स्टूडेंट, आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, the potential difference of 200 volt is maintained across the conductor of resistance 100 ohm. The number of electron passing through it in 1 second. Okay? और हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। सबसे पहले हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास गिवन है 200 वोल्ट के। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 200 वोल्ट है। देन आप देखेंगे इसमें कि जो रेजिस्टेंस है इज 100 ओम। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 100 ओम। ठीक है, तो पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट। ओके, रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू 100 ओम। रेजिस्टेंस जो गिवन है इज इक्वल्स टू 100 ओम। ठीक है, एंड टाइम हमारे पास गिवन है 1 सेकेंड। T इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। टाइम T इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ओके, फाइंड करना है हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n की वैल्यू हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं ओम्स लॉ। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू IR। ओके, तो V इज इक्वल्स टू IR से हम सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास करंट की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम फाइंड करेंगे करंट की वैल्यू को। ओके, तो करंट I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ओके, तो करंट I का वैल्यू फाइंड करना है। V इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट and resistance R is 100. Okay, that is current I is equals to 2 ampere. तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, करंट की वैल्यू को फाइंड की। करंट I is equals to 2 ampere. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने देखा था कि Q is equals to होता है Ne के। Q is equals to Ne, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q is equals to Ne। ओके, और करंट का फॉर्मूला होता है करंट I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ओके, तो करंट I इज इक्वल्स टू होता है Q बाई T के, एंड Q इज इक्वल्स टू होता है Ne के। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे I इज इक्वल्स टू Ne अपॉन T। I इज इक्वल्स टू Ne बाई T। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट इज N की वैल्यू हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो n की वैल्यू को फाइंड करना है, तो n इज इक्वल्स टू I इंटू T अपॉन E के। ओके, I की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। I का वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 एम्पियर, टाइम हमारे पास गिवन है 1 सेकेंड, एंड E मींस होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 19 कूलम के। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू, ये 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 19 है, इसको डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू दी पावर 19 के, एंड 2 अपॉन 1.6। ठीक है, तो 2 अपॉन 1.6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो यहां से अगर आप डेसिमल रिप्लेस करते हो तो 20/16 हो जाएगा। 20/16 को अगर हम कैलकुलेट करें तो आंसर इज 1.25। आंसर जो आएगा इज इक्वल्स टू 1.25। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास आएंगे n इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 19। तो स्टूडेंट 4 ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, और उसमें आप देख रहे हो जो फर्स्ट ऑप्शन है 1.25 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 19, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किरचॉफ फर्स्ट रूल सिग्मा I इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स, किरचॉफ लॉ हमने देखा है। किरचॉफ के 2 लॉज होते हैं। फर्स्ट इज किरचॉफ करंट लॉ KCL, एंड सेकंड इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL। ओके, तो किरचॉफ फर्स्ट रूल सिग्मा I इज इक्वल्स टू 0, एंड सेकंड रूल इज सिग्मा IR इज इक्वल्स टू सिग्मा E। ओके, वेयर द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग आर रिस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन। ओके, और 4 ऑप्शंस हमारे पास है। हम ऑप्शंस को एक बार देखते हैं। फर्स्ट नंबर इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा है, चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और एक और इसमें आएगा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, केवल हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ जो है वो किस पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मोमेंटम यहाँ पे यूज नहीं होगा इन दोनों लॉ में, ठीक है, आप भी जानते हो। आई जो है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, आई मींस करंट मींस व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये चार्ज से रिलेटेड है। तो जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ओके। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन के लिए अगर हम देखें इसमें, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखा है, तो ये फर्स्ट टू ऑप्शंस जो आप देखेंगे ये तो रॉन्ग आंसर है, बिकॉज फर्स्ट लॉ जो रहता है ना मोमेंटम पर बेस्ड है, ना किसके ऊपर है, एनर्जी के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट लॉ जो रहता है वो बेस्ड रहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो अब हमारे पास ये दो ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए। बट आगे के ऑप्शन अपन देखें तो जो सेकेंड लॉ होता है सिग्मा आई आर इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, सिग्मा आई आर दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, एंड वोल्टेज लॉ, वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ा है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वर्क डन के ऊपर रहता है, वर्क मींस व्हाट, एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो जो किरचॉफ सेकेंड लॉ है वो बेस्ड होगा एनर्जी के ऊपर, ओके। तो हमारे पास ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन में लिखा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इस वाले ऑप्शन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट लॉ है वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, एंड जो सेकेंड लॉ होता है वो बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें वो ये वाला रहेगा, लास्ट ऑप्शन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 0 is based on conservation of charge, and Kirchhoff's second law sigma IR is equals to sigma E is based on conservation of energy के, okay? Students हमारा next question है, dimension of block are 1 centimeter into 1 centimeter into 100 centimeter। आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में हमारे पास ये डायमेंशंस गिवन है, इसका जो डायमेंशन है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेथ कितना है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, लेंथ आप देख रहे हो ये भी 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, और हाइट भी जो है वो इक्वल है किसके, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। इफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इस मटेरियल इज 3 into 10⁻⁻⁷, ओके। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जो मटेरियल जिससे ये ब्लॉक बना हुआ है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो 3 into 10⁻⁻⁷ के, ओके। देन the resistance between the opposite rectangular faces is, तो जो rectangular faces है उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ओके। तो स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर फेसेस बोला है, ये वाले का 1 है और ये 1 है, तो ये वाले के लिए हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। ये जो बैक साइड वाला रहेगा उसके लिए भी यूज नहीं करना है। रेक्टेंगुलर फेसेस मतलब किसके लिए बात हो रही है, ये वाला जो फेसेस, इस वाले फेसेस के लिए हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स यहाँ पे L की वैल्यू, लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर, लेंथ इज इक्वल्स टू 100, तो L इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ओके। और 100 सेंटीमीटर है तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो आप देखेंगे 100 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻² मीटर के, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻⁻² मीटर के, ओके। ब्रेथ की बात करें, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को भी अगर हम कन्वर्ट करें मीटर में तो 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर के, दैट इज 10⁻⁻² मीटर, ओके। कंसेप्ट समझ में आया ये, ठीक है। सबसे पहले हम एरिया फाइंड करते हैं, तो एरिया ए इज इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ के, ठीक है। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो एरिया ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी है 100, एल इंटू बी का वैल्यू कितना है 1, दैट इज 100 के मतलब हो जाएगा 10⁻², और 10⁻² और 10⁻² सेंटीमीटर को हमें मीटर में भी कन्वर्ट करना है, दैट इज 10⁻⁻⁴, एरिया में -4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस
2 में से -4, 2 - 4 दैट इज 10 की पावर -2, जो एरिया आएगा इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट जो रहेगा वो हमारे पास गिवन हो जाएगा ए इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन है, ओके, और हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए के। ये हमारे पास फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन ए, वेयर रो मीन्स व्हाट, specific resistance of material, okay, L means length and A means area। A जो रहता है वो किसके इक्वल रहेगा, एरिया के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले अपन देखें यहाँ पे, तो रो की वैल्यू हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर -7, 3 इंटू 10 की पावर -7 के रहेगा। ठीक है, लेंथ अगर हम बात करें तो लेंथ हमारे पास गिवन है 10 की पावर -2, ओके, एंड डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, यहाँ पे आप देखेंगे ए इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -2 के, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखोगे 10 की पावर -2 एंड 10 की पावर -2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू आएगा 3 इंटू 10 की पावर -7 एंड स्टूडेंट्स यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, तो हाँ आप देख रहे हो हमारा रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आया है वो आया है 3 इंटू 10 की पावर -7, और इस ऑप्शन में आप देखेंगे तो जो हमारा बी ऑप्शन है 3 इंटू 10 की पावर -7 ओम, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, और यूनिट ध्यान रखेंगे, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम के। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, और हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले ये ध्यान देंगे यहाँ पे कि 220 वोल्ट है और 100 वॉट है। ठीक है, तो वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड W जो रहता है वो यूनिट वॉट। ठीक है, और वॉट किसका यूनिट होता है, पावर का। ठीक है, तो हमारे पास पोटेंशियल गिवन है 220 वोल्ट एंड पावर गिवन है 100 वॉट। ओके, बल्ब इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 100 वोल्ट, द पावर कंज्यूम बाय इट विल बी नियरली। ठीक है, तो हमें पावर कंज्यूम जो होती रही है वो हमें कैलकुलेट करना है किसके लिए, 180 वोल्ट के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले देखेंगे तो फर्स्ट केस में V1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 220 वोल्ट, ओके, एंड पावर P1 जो है वो गिवन है 100 वॉट फर्स्ट केस के लिए। देन पोटेंशियल को उन्होंने चेंज कर दिया, कितना हो गया, 180 वोल्ट के इक्वल कर दिया, दैट इज नेक्स्ट पोटेंशियल जो था V2 जो हो गया वो हो गया 180 वोल्ट के। तो उस केस में पावर कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। P2 की वैल्यू जो है वो हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू होता है V² अपॉन R। पावर P इज इक्वल्स टू V² अपॉन R। ठीक है, बल्ब एक ही है, उसी बल्ब में उन्होंने पोटेंशियल की वैल्यू को चेंज किया हुआ है। तो स्टूडेंट रेजिस्टेंस जो है वो दोनों केस में कैसा रहेगा, सेम रहेगा, और रेजिस्टेंस जब दोनों केस में सेम रहेगा तो आप देखोगे इसमें कि इस केस में P इज इक्वल्स टू V² अपॉन R के। ठीक है, तो इसमें हम अगर हम वैल्यू पुट करें तो R इज की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें R इज इक्वल्स टू, तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा V² अपॉन P। फर्स्ट केस के लिए R इज इक्वल्स टू V² अपॉन P के। V का वैल्यू फर्स्ट केस के लिए अगर हम देखेंगे तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे किसके इक्वल है, 220 वोल्ट के। फर्स्ट केस के लिए हमने डेट इज इसमें 1 को यूज कर रहे हैं, मतलब इनिशियल केस। जब हम चेंज करेंगे सेकंड वाले के लिए तो V2 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे V की वैल्यू पुट करेंगे तो R इज इक्वल्स टू, V का वैल्यू हो जाएगा 220 स्क्वायर अपॉन एंड पावर P हमारे पास गिवन है कितना है, 100। तो P इज इक्वल्स टू 100। इसको हम अभी इक्वेशन 1 दे देते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे उसको, एक साथ ही हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पावर P इज इक्वल्स टू होता है V² अपॉन R। इस फॉर्मूले से R इज इक्वल्स टू V² अपॉन P। V² की वैल्यू 220 का स्क्वायर हो गया, P का वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया 100। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब हम सेकेंड केस की ओर चलते हैं। हमें पावर कैलकुलेट करना है, दैट इज P2 की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, P2 की। तो P2 इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल चेंज हो गया तो V डैश हो जाएगा, एंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो R के इक्वल, रेजिस्टेंस सेम रहेगा दोनों केस में।
तो यहाँ पे P2 इज इक्वल्स टू V डैश, या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं V2, ठीक है। तो ये जो रहेगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, V2 के इक्वल हो जाएगा। इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं V2 अपॉन, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है R हो जाएगा, ओके। तो न्यू पावर P2 इज इक्वल्स टू V2 बाय R के, ओके। V2 हमारे पास गिवन है कितना है, 180 वोल्ट है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा P2 इज इक्वल्स टू V2 का वैल्यू हो जाएगा 180 अपॉन R की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, R की वैल्यू है 220 का स्क्वायर अपॉन पावर जो है वो कितना है 100, तो ये वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पुट करेंगे R की जगह पे, तो ये हो जाएगा 220 स्क्वायर अपॉन 100, ओके स्टूडेंट्स। इसको हम चेंज कर लेते और कैलकुलेट करते, तो ये हो जाएगा P2 इज इक्वल्स टू 180 इंटू 100, ये 100 ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 220 इंटू 220, ठीक है स्टूडेंट्स। कैंसिल आउट कर दो, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी आप कैंसिल आउट कर देंगे पूरे इसको, तो 180 अपॉन 22 इंटू 22 है, इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 90, ये V2 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, तो ये इधर भी आप इसको एक बार 180 और ये भी हो जाएगा यहाँ पे 180, ओके। P2 इज इक्वल्स टू होता है V2 स्क्वायर अपॉन R, तो दोनों साइड में हम 180 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर के फॉर्म में इसलिए, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा 90 टाइम, और यहाँ पे 2 1 सा 11 हो जाएगा, और ये भी 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ओके। 90 इंटू 90 को अगर हम देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे कि P2 इज इक्वल्स टू 8100 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 11 आप देखेंगे 121, ओके स्टूडेंट्स। तो ये P2 इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन R, V2 का वैल्यू 180 इंटू 180 अपॉन 220 स्क्वायर अपॉन 100 को ऊपर ट्रांसफर किया, 100 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 180 इंटू 100 इंटू 180 अपॉन 220 इंटू 220, एंड जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे 8100 अपॉन 121 और इसको आप डिवाइड करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा P2 इज इक्वल्स टू, जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास डेसिमल में आएगा वो आएगा 66.94, ओके। और इसको हम राउंड अप में अगर हम कैलकुलेट करें तो P2 इज इक्वल्स टू 67 एंड यूनिट ऑफ पावर जो रहता है इज इक्वल्स टू वॉट के, ओके स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो 4 ऑप्शंस गिवन हैं उसमें जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास D इज इक्वल्स टू 67 वॉट, ओके। तो ये हमारा जो है ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये था फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पावर P इज इक्वल्स टू होता है V स्क्वायर बाई R के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, और हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है फॉर अ सेल द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 3.6 वोल्ट। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास गिवन है 3.6 वोल्ट के, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इट इज डिनोटेड बाय E, एंड E इज इक्वल्स टू गिवन है 3.6 वोल्ट, 3.6 वोल्ट के, ठीक है। व्हेन द सर्किट इज ओपन, सर्किट कैसा है, ओपन है, ठीक है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस टू V व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस 5 ओम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रिड्यूस हो गया कितने वोल्ट पे, 3 ओम पे, ठीक है। कितने ओम पे, 3 वोल्ट पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो कितना रिड्यूस हो रहा है, 3 वोल्ट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। रिड्यूस होने के बाद जो पोटेंशियल है वो 3 वोल्ट के, ठीक है। व्हेन सेल इज कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, तो जो रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है इज 5 ओम के, तो R इज इक्वल्स टू हमारे पास गिवन है किसके इक्वल है, 5 ओम के। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज, तो हमें सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है, ओके। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 3.6 वोल्ट व्हेन द सर्किट इज ओपन, तो E की वैल्यू 3.6 वोल्ट है, ओके। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस टू 3 वोल्ट व्हेन सेल इज कनेक्टेड to the resistance of 5 ohm,
जब हमने उसमें सेल को कनेक्ट कर दिया 5 ओम के, तो जो पोटेंशियल था वो रिड्यूस होके कितना हो गया, 3 वोल्ट के इक्वल हो गया। ओके, रेजिस्टेंस 5 ओम कनेक्ट किया हुआ है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमको फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला है स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1, और उसको हम एलसीएम के फॉर्म में लिखते हैं, एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा ई माइनस वी अपॉन वी। ओके, ई अपॉन वी माइनस 1, दैट इज ऑन टेकिंग एलसीएम देन ई माइनस वी अपॉन वी के, तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर ई माइनस वी अपॉन वी के। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 गिवन है, ई मींस टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास गिवन है कितना है 3.6, पोटेंशियल हमारे पास गिवन है कितना है 3 वोल्ट। ओके, एंड डिवाइडेड बाय वी है, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 5 3.6 माइनस 3 दैट इज 0.6 अपॉन 3 के। ओके, आप इसको कैलकुलेट करिए, बहुत इजी कैलकुलेशन है, डेसिमल अगर हम रिप्लेस कर दे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, 6 से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और इस 5 से ये 5 भी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना रहेगा 1 ओम के। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू 1 ओम। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में आप देखेंगे जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखेंगे, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ई माइनस वी अपॉन वी के। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 पे। स्टूडेंट्स, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर, एक वायर आपके पास गिवन है और उसका जो रेजिस्टेंस है इज इक्वल्स टू आर। If it is melt and stretched to n times, जो वायर था उसको हमने मेल्ट करके उसकी जो लेंथ है उसको n टाइम हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया, लेंथ को हमने n टाइम इंक्रीज कर दिया है। ओके, टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी, तो उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज बिल्कुल आप याद रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे जब शॉर्ट आंसर टाइप हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे उसमें इस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो रेजिस्टेंस जो रहता है सबसे नंबर 1 जो रहता है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। रेजिस्टेंस जो है वो वायर के एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो लेंथ और एरिया पे ये डिपेंड करेगा। और स्टूडेंट्स आप भी जानते हो किसी वायर को जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं उसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका एरिया क्या होता है, रिड्यूस होता है, कम हो जाएगा। ठीक है, लेंथ इंक्रीज हो रही है तो जितना लेंथ इंक्रीज होता है उतना एरिया भी क्या होता है, कम होता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो वायर है उसको एन टाइम्स हम क्या किया है, स्ट्रेच किया हुआ है, एन टाइम हमने स्ट्रेच किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू होता है रो एल बाई ए के। ये हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस है, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए के। ठीक है, अब हमने वायर को स्ट्रेच कर दिया, कितने टाइम्स किया है, एन टाइम स्ट्रेच किया है, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो जो न्यू रेजिस्टेंस है इट इज डिनोटेड बाय आर डैश। न्यू रेजिस्टेंस को हम आर डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। आर डैश इज इक्वल्स टू रो मीन्स व्हाट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। वायर को स्ट्रेच किया है, मटेरियल थोड़ी चेंज किया हुआ है, तो जो मटेरियल चेंज नहीं हुआ मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा। ठीक है, बट लेंथ चेंज हो रही है और लेंथ के साथ साथ उसका एरिया भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमारे पास न्यू लेंथ जो आएगी इट इज डिनोटेड बाय एल डैश, और न्यू एरिया जो आएगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो न्यू रेजिस्टेंस है हमारा उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा आर डैश इज इक्वल्स टू रो एल डैश अपॉन ए डैश के। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख रहे हो कि जो न्यू लेंथ है उसको हमने स्ट्रेच करके एन टाइम इंक्रीज कर दिया टू इट्स ओरिजिनल लेंथ के। तो ओरिजिनल लेंथ कितना था, एल,
n टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो उसमें n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो l डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, n इंटू एल के, ओके। और स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला है, जो लेंथ इंक्रीज होती है तो एरिया उतने टाइम्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास न्यू एरिया आएगा वो इनिशियल एरिया का कितने टाइम्स कम हो जाएगा, n टाइम, दैट इज a डैश इज इक्वल्स टू a अपॉन n के। ये दोनों वैल्यूज जो थी वो हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो हमारे पास आएगा r डैश इज इक्वल्स टू रो, l डैश की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे n इंटू एल अपॉन a डैश की जगह पे यहाँ पे पुट करेंगे a अपॉन n के, ओके। इस n को ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं तो यहां पे आएगा r डैश, ओके, इज इक्वल्स टू n इंटू n स्क्वायर रो l अपॉन a के, ठीक है स्टूडेंट्स। ये n जो था इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n स्क्वायर हो गया रो l अपॉन a के। और आप देख रहे हो ये जो है, ये वाली जो वैल्यू है रो l अपॉन a, ये इक्वेशन फर्स्ट से आप देखेंगे किसके इक्वल है, r के इक्वल है। दैट इज हमारे पास r डैश इज इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू r के। ये हमारा फाइनल रिजल्ट रहेगा। हमारा जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस के कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 4 ऑप्शंस है, और 4 ऑप्शंस में आप देख रहे हो कि जो ऑप्शन नंबर बी है n स्क्वायर इंटू आर, ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अगर हम किसी भी वायर को n टाइम्स स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो न्यू रेजिस्टेंस होता है वो इनिशियल रेजिस्टेंस का n स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू अ रेजिस्टेंस 4 ओम इन द गिवन सर्किट इज, ठीक है। और हमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस सर्किट में 4 ओम के लिए। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स 4 ओम जो है वो ये वाला है, और इसमें से जो करंट पास हो रहा है उस करंट की वैल्यू हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो सेल लगा हुआ है तो सेल से भी एक करंट फ्लो होता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा करंट है, यहाँ पे दूसरा सेल कनेक्टेड है, यहाँ से सेकंड करंट फ्लो होगा। तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है किसके इक्वल है, I1 के। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है किसके इक्वल है, I2 के। और ये जब करंट यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे जो टोटल करंट होगा इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 के। टोटल करंट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ओके। यहाँ पे जो टर्मिनल्स रहेंगे वो इस तरीके से है, ये नेगेटिव टर्मिनल रहेगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा और ये नेगेटिव टर्मिनल। सिमिलरली यहाँ पे भी ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो जो करंट का डायरेक्शन रहेगा इधर I1 इधर से I2, तो जो 4 ओम वाला जो पार्ट है इसमें से जो टोटल करंट पास होगा इस I1 प्लस I2, और इस I1 प्लस I2 की वैल्यू को हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ओके। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैलकुलेट करेंगे किरचॉफ लॉ से, किरचॉफ सेकंड लॉ जो होता है। एंड किरचॉफ सेकंड लॉ हमारे पास गिवन है, सिग्मा IR इज इक्वल्स टू सिग्मा E के, सिग्मा IR इज इक्वल्स टू सिग्मा E के। और स्टूडेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जो वैल्यू रहेगी कैसी रहेगी, पॉजिटिव। और अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप आ रहे हो तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ओके। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे इसको एक लेबलिंग कर देते, तो लेबलिंग करते तो ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा A, ठीक है, ABCD, ABCD, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा F के। तो इसको हमने लेबलिंग कर ली ABCDEF, ठीक है। अब इसको हम 2 पार्ट्स में देखें, ओके। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम किरचॉफ लूप यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे, और किरचॉफ लूप के हिसाब से सबसे पहले हम लेते हैं ABCDA, ठीक है। तो ये वाला लूप हम यहाँ पे यूज करेंगे ABCDA, ओके। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि जो किरचॉफ रूल होता है, किरचॉफ लॉ जो सेकंड है वो क्लोज सर्किट के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वहीं पे उसका एंड होना चाहिए। ABCDA के लिए कैलकुलेट करेंगे, ओके। सबसे पहले A B, ठीक है।
फिर बी से हम कहाँ पे जाएंगे, सी पे जाएंगे, बी से सी की ओर जा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास लॉ क्या कह रहा है, सिग्मा ई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई के। आई की वैल्यू यहाँ पे हम देखेंगे कि करंट कितना है, I1 है, ठीक है। एंड देन कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस आप देखोगे किसके इक्वल है, 2 के। तो 2I1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2I1, ठीक है। आप बी टू सी जा रहे हो, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो वैल्यूज जो रहेगी वो कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा उसका जो इक्वेशन के फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो -2I1 हो जाएगा, ओके, -2I1, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पोटेंशियल है सेल का वो कितने वोल्ट है, 12 वोल्ट के। तो इज इक्वल टू सिग्मा ई की जगह पे यहाँ पे आएगा -12, नेगेटिव साइन है इन द अपोजिट टू द करंट, ठीक है। देन सी से डी पे आएंगे, डी ब्लैंक है यहाँ पे, और डी से फिर वापस अगेन हम कहाँ पे आ रहे हैं, ए पे आ रहे हैं, डी ए। तो यहाँ पे जो करंट है वो हमारे पास कितना है, I1 प्लस I2, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है, 4 ओम के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा -4 I1 प्लस I2। और इस वाले सर्किट में आप देख लो नीचे वाले में, डीए वाले में सेल कोई कनेक्टेड नहीं है, तो ईएमएफ वहां पे यूज नहीं होगा, ओके। तो हमारे पास जो इक्वेशन रहेगी वो इस फॉर्म में रहेगी। स्टूडेंट्स माइनस कॉमन ले ले, और माइनस कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आएगा, 2I1 प्लस, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया और इस माइनस से ये माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा 4I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 12 के, ओके। देन मल्टीप्लाई कर दे अगर हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस 4I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 12, ओके स्टूडेंट्स। 4I1 और 2I1 6I1 हो जाएगा, तो ये हो गया 6I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 12, ओके स्टूडेंट। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आप देख रहे हो 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, और जब 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से तो आप देखोगे ये हो जाएगा 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 6, और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आएगा इस लूप के लिए, ठीक है। तो पहला हमने लूप क्या यूज किया, ABCDA, और ABCDA के लिए हमारे पास इक्वेशन आएगा 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 6 के, ओके। अगेन स्टूडेंट्स हम एक और लूप यहाँ पे यूज करते, सेकेंड लूप यहाँ पे यूज कर सकते, FADEF, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। यहीं पे हम सॉल्व कर देते, सर्किट आपके सामने है, FADEF, ये वाला लूप हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। FA, फिर A से हम कहाँ पे जाएंगे, D पे जाएंगे, A से D पे जा रहे हैं तो करंट हमारे पास गिवन है कितना, I1 प्लस I2, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, 4 के, तो ये 4 के इक्वल होगा। करंट का डायरेक्शन भी यही है और हम A से D की ओर जा रहे हैं, तो डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो ये 4I1 प्लस I2 इज पॉजिटिव, ठीक है। सेल यहाँ पे कोई कनेक्टेड नहीं है तो EMF 0 हो जाएगा। D से E में आएंगे, एंड देन E से F में आएंगे, तो EF से आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो करंट की वैल्यू हमारे पास गिवन है, करंट कितना इक्वल है, I2 के, करंट इज इक्वल टू I2, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है 1 ओम के, तो I2 इंटू 1 दैट इज 1 ओम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ करंट है तो वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। और साथ में आप देख रहे हो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सेल कनेक्टेड है 6 वोल्ट का, तो जो पोटेंशियल EMF जो रहेगा यहाँ पे उसका जो वैल्यू रहेगी इज इक्वल टू 6, और वो भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वैल्यू कैसा रहता है, पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स 4I1 प्लस 4I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 6, ठीक है स्टूडेंट्स। 4I2 एंड I2 ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 5I2 के, ठीक है। तो ये हो गया 4I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 6। ये इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा, सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगा इसका वो आएगा 4I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 6 के। तो स्टूडेंट्स किस तरीके से सर्किट से हमने इक्वेशंस को फॉर्म किया ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 इक्वेशन हमने फॉर्म की है, और स्टूडेंट्स आपने इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसको सॉल्व करने की मेथड्स आपको मालूम है,
एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये जो दो इक्वेशंस फॉर्म हुई है तो उसको हम एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जब आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। 3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। और हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 4i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 6 के। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और जब आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास जो i1 का वैल्यू आएगा, i1 इज इक्वल टू, ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा i1 इज इक्वल टू आएगा 18/7, 18/7 के, ठीक है। ये जो 18/7 है, इसको हम इन दोनों इक्वेशन में से कहीं पे भी आप फर्स्ट सेकंड कहीं भी इक्वेशन में i1 की वैल्यू को आप पुट कर दो। तो यहाँ पे जब आप 18/7 को पुट करोगे यहाँ पे, तो आपके पास i2 का जो वैल्यू आएगा, i2 इज इक्वल टू माइनस में आएगा आंसर, i2 इज इक्वल टू -6/7, ओके। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, i1 is equals to 18/7 and i2 is equals to -6/7 के, ठीक है। बट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द रेजिस्टेंस 4 ओम, हमें 4 ओम पे करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। और आप देख रहे हो ये 4 ओम का जो करंट लूप है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें आप देख रहे हो कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके इक्वल है, i1 प्लस i2 के। तो हमें i1 प्लस i2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल करंट I इज इक्वल टू i1 प्लस i2, ओके। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, i1 का वैल्यू हमारे पास गिवन है 18/7, ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस 6/7 के, ओके। एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 7 आ जाएगा एंड 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12, दैट इज यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 12/7 के। I इज इक्वल टू 12/7, ओके। तो जो टोटल करंट जो पास हो रहा है 4 ओम रेजिस्टेंस में से, उसका आंसर आएगा 12/7। और स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारे पास ये 4 ऑप्शंस गिवन है, और इसमें जो थर्ड ऑप्शन सी है 12/7, वो इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले एग्जाम में, तो उसको इस मेथड से आपको सॉल्व करना है। इक्वेशंस फॉर्म करनी है, शॉर्ट में करिएगा। इक्वेशंस को बाय किरचॉफ लॉ 2 इक्वेशंस बनेंगी, उसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है एंड देन उसके बाद जो भी आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको वहां पे उसका आंसर देना है, ओके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो C 12/7 एम्पियर के होगा, ओके। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा 8th क्वेश्चन है, 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैव लेंथ L एंड 2L। 2 वायर्स हमारे पास गिवन है, मटेरियल दोनों का सेम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों का जो मटेरियल है वो कैसा है, सेम मटेरियल के लिए यूज हो रहा है। स्टूडेंट, जब भी एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन मिले तो उसको बहुत केयरफुली रीड करिएगा, एक एक वर्ड को आप समझेंगे तभी आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेम मटेरियल है, ठीक है। मटेरियल सेम होता है तो आप भी स्टूडेंट जानते हो कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल एंड टेम्परेचर पे मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर मटेरियल सेम है तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। लेंथ डिफरेंट है, पहले की लेंथ L है और सेकंड की लेंथ कितनी है, 2L के इक्वल है। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज 4A एंड A, लेंथ L एंड 2L है और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 4A इंटू A के, 4A एंड A के। द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वुड बी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली आप उसको अगर हम देखें तो आप इसके आंसर को बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत कम टाइम में आप इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि द रेशियो ऑफ देयर
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स न तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा न एरिया के ऊपर डिपेंड करता, वो लेंथ और एरिया दोनों पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर। और इस क्वेश्चन में मटेरियल दोनों का कैसा रखा हुआ है, सेम मटेरियल रखा हुआ है। तो जो मटेरियल अगर सेम है तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है दोनों की वैल्यू, भले ही आप लेंथ को चेंज करो, एरिया चेंज करो, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1:1, बिकॉज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इस केस में चेंज नहीं हो रहा है। तो जो रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पहले था इनिशियल कंडीशन में, वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बाद में भी होगा, सेकंड वाली केस में भी। ठीक है, L और 2L लेंथ थी, एरिया जो था 4A एंड A था, तो लेंथ चेंज हो रही है, एरिया चेंज हो रहा है, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो रहेगा वो चेंज नहीं होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर रहेगा D 1:1 के रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये जरूर ध्यान रखिएगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है ओनली किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड 100 watt and 230 volt, 100 watt and 230 volt, ठीक है। If a supply voltage drop to 115 volt, पोटेंशियल जो था वो 115 वोल्ट हो गया। What is the total energy produced by the bulb in 10 minutes? तो हमें एनर्जी को कैलकुलेट करना है, टोटल एनर्जी, इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, एनर्जी को कैलकुलेट करना है, तो आप भी जानते हो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क जो रहेगा, वर्क मींस एनर्जी है, तो हम अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करें तो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास पावर के फॉर्म में गिवन है, तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V² अपॉन R के। पावर का फॉर्मूला होता है पावर P इज इक्वल टू V² अपॉन R। R इस केस में आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका पोटेंशियल चेंज हो गया, हमें एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रेजिस्टेंस दोनों का कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो इस केस में P इज प्रोपोर्शनल टू V², R कांस्टेंट है तो P इज प्रोपोर्शनल टू V² के। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख लें, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1² अपॉन V2²। ओके स्टूडेंट्स, तो P इज प्रोपोर्शनल टू V² है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1² अपॉन V2² के। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले वाले केस के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास P1 की वैल्यू गिवन है, P1 इज इक्वल टू 100 वॉट एंड V1 पोटेंशियल गिवन है, आप देख रहे हैं स्टूडेंट 230 वोल्ट के। तो पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू 230 वोल्ट एंड पावर P1 इज इक्वल टू 100 वॉट। ओके, सेकेंड केस में पोटेंशियल हो गया हमारा कितना, 115 वोल्ट के। दैट इज सेकेंड केस की अगर हम बात करें तो V2 की वैल्यू हो गई है 115 वोल्ट के, और इस केस में हमें P2 की वैल्यू सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, तो P2 हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, P1 का वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना है, 100, P2 हमें फाइंड करना है, V1² है दैट इज 230 होल स्क्वायर, V2² की वैल्यू हमारे पास गिवन है 115 होल स्क्वायर के। ओके, P2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो P2 इज इक्वल टू, इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स 115 इंटू 115 इंटू ये जो 100 था वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, एंड 230 का स्क्वायर जो है वो इसके डिवाइड में हो जाएगा, P2 को इधर ट्रांसफर किया, 230 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 230 इंटू 230। ओके स्टूडेंट्स, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन को, तो आप देखेंगे P2 की वैल्यू चाहिए तो P2 इधर गया, 2 ये इधर आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे। ठीक है, और इस पूरे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो P2 इज इक्वल टू, हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, ऊपर को सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो P2 का वैल्यू आएगा 100/4, P2 इज इक्वल टू 100/4, और जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो P2 इज इक्वल टू 25 वॉट। ठीक है, तो जो पावर आएगा वो आएगा 25 वॉट के। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे, टोटल एनर्जी।
एनर्जी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। पावर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू W बाय T के। इस फॉर्मूले से अगर हम कैलकुलेट करें तो वर्क इज इक्वल्स टू हो जाएगा पावर इंटू टाइम। वर्क इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम के, ओके। और जब पावर इंटू टाइम जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे W इज इक्वल्स टू पावर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25 इंटू टाइम हमारे पास गिवन है, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कितने मिनट्स है 10 मिनट्स। मिनट्स में तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 10 इंटू 60, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 25 इंटू 10 250, 250 इंटू 60 15,000। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15,000। और 15,000 है तो स्टूडेंट्स अगर हम 10 के पावर में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर 3 वॉट। सॉरी, इसका जो यूनिट होगा वर्क डन का यूनिट जो होता है किसके इक्वल होता है, जूल के। तो यूनिट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू जूल। तो 15 इंटू 10 की पावर 3 जूल, ठीक है। और स्टूडेंट्स 1 किलो जूल इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 जूल के। बिकॉज आप देख रहे हो कि जो ऑप्शन हमारे पास गिवन है वो किलो जूल में, के जे का मतलब होता है किलो जूल, ठीक है, किलो के फॉर्म में। एंड 1 किलो जूल इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 जूल। तो अगर हम यहाँ पे इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो वर्क डन W इज इक्वल टू 15 किलो जूल, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारे पास किलो जूल में जो आएगा वो आएगा 15 किलो जूल। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं जो ऑप्शंस हमारे पास गिवन है उसमें ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज 15 किलो जूल। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, तो एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है वो इक्वल होगी किसके, 15 किलो जूल के इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी हमने बात की थी कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें यहाँ पे तो रेजिस्टेंस R जो रहता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, L के। रेजिस्टेंस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है E के, ओके। और अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ओके। एंड जब प्रोपोर्शनल का साइन जब यहां से रिप्लेस करेंगे तो एक कांस्टेंट आता है, इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय रो, एंड रो इज इक्वल्स टू रो, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A के। और इस फॉर्मूले से अगर हम रो की वैल्यू को हम कैलकुलेट करें, रो इज इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L के, ठीक है। तो ये रो जो है इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बट स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है ओनली मटेरियल के ऊपर, ठीक है। वो लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करेगा, वो एरिया पे भी डिपेंड नहीं करेगा। रेजिस्टेंस दोनों पे डिपेंड करता है, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो रहता है वो ओनली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल के ऊपर, ओके। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं तो लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डायमीटर के ऊपर भी वो डिपेंड नहीं करेगा, मास के ऊपर तो बिल्कुल नहीं करेगा वो, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ओनली मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा डी, मटेरियल। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन मटेरियल के ऊपर, ओके। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ आयरन इज R if its length and radius both are double। लेंथ को भी हमने डबल कर दिया है और रेडियस को भी हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया है, ओके। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हम यहाँ पर है, हम सबसे पहले उसको एक बार रीड कर ले। तो रेजिस्टेंस बिकम डबल एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज हाफ, ठीक है। नंबर 2 रेजिस्टेंस इज हाफ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेन अनचेंज। नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज हाफ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डबल, and last option is resistance and specific resistance both remain unchanged, ठीक है। स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में मिलेंगे तो थोड़ा सा आप उसको रीड करिए और कंसेप्ट को पकड़िए कि जो हमें वहां पे यूज करना है
सबसे पहली चीज तो ये होती है कि यहाँ पे हमें दो चीजें यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है, फर्स्ट इज रेजिस्टेंस एंड सेकंड इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्टूडेंट्स अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है ओनली मटेरियल के ऊपर। तो यहाँ वायर जो है वो आयरन का वायर हमने यूज किया हुआ है, लेंथ रेडियस को हम चेंज कर रहे हैं बट मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो अनचेंज रहेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर इन ऑप्शंस में देखें तो हम देख रहे हैं कि इस वाले सेकंड ऑप्शन में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अनचेंज है, एंड लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें आप देखोगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो अनचेंज दिखा रहा है। दैट इज ये जो दो ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड, ये ऑप्शन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब दो ऑप्शन हमारे पास मिल गए। अब उसमें अगर हम देखें तो हमने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर एंड एरिया के ऊपर। अगर आप लेंथ और एरिया चेंज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस यहाँ पे देख रहे हैं, लास्ट वाले ऑप्शंस में रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोथ रिमेन अनचेंज। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे अनचेंज है, ये पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज यहाँ लेंथ और रेडियस दोनों हम चेंज कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। दैट इज ऑप्शन डी भी जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। तो हमारा इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, रेजिस्टेंस इज हाफ एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेन अनचेंज। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो कम जरूरी नहीं है कि आप उसको सॉल्व करो, उसको आप रीजनिंग वे में उसको आप समझ सकते हो कि कौन सा आंसर उसमें करेक्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा, रेजिस्टेंस इज हाफ एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेन अनचेंज। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एमसीक्यू वाला सेशन। आपको कैसा लगा? कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।